नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प पन्ने को पलटेंगे। बिल्कुल। एक ऐसे महान भारतीय सम्राट की कहानी जो लगभग 2000 सालों तक गुमनामी के अंधेरे में खोए रहे और फिर अचानक से दुनिया के सामने आ गए। हाँ, ये कहानी किसी जासूसी नॉवेल से कम नहीं है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपको इतिहास, ज्ञान विज्ञान और ऐसी ही रोचक जानकारियां पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हाँ, और इस चर्चा को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। ताकि उन तक भी ये जरूरी जानकारी पहुंच सके। बिल्कुल। तो सोचिए, एक सम्राट जिनका साम्राज्य आज के अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला था और दक्षिण में भी काफी दूर तक। सम्राट अशोक महान। हाँ, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद पता नहीं कैसे सदियों तक उनका नाम, उनका काम इतिहास से जैसे मिट ही गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा? हाँ, ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। देखिए, सम्राट अशोक मौर्य वंश के एक बहुत शक्तिशाली शासक थे। उनका शासनकाल आज से लगभग 2300 साल पहले का है। हाँ। और खासकर वो जो कलिंग युद्ध हुआ था ना। हाँ, कलिंग का युद्ध बहुत भयानक था कहते हैं। बिल्कुल। उसकी भयानक हिंसा देखने के बाद कहते हैं उनमें एक बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। अच्छा। उन्होंने हथियार छोड़ दिए और धम्म का रास्ता अपनाया, यानी नैतिक जीवन, सहनशीलता, अहिंसा। और उन्होंने अपने संदेश पत्थरों पर भी खुदवाए थे ना? हाँ बिल्कुल, शिलालेखों पर, स्तंभों पर, ताकि आम लोग उन्हें पढ़ सकें, समझ सकें। तो फिर गुमनामी क्यों? लेकिन देखिए, करीब 232 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य बिखरने लगा। अच्छा। और शायद भाषाओं के बदलने की वजह से भी, जैसे वो लिपियां थी ना, ब्राह्मी और खरोश्री। हाँ। वो आम चलन से बाहर हो गई। और फिर बाद के जो राजा आए, उनकी प्राथमिकताएं अलग थीं। तो बस अशोक का नाम इतिहास की गहराइयों में कहीं खोसा गया। 2000 साल तक? लगभग 2000 साल तक उनका जिक्र बस ना के बराबर ही मिलता था। 2000 साल, ये तो सोचना भी मुश्किल है। तो फिर ये दोबारा इतिहास के पन्नों पर कैसे आए? कोई पुरानी किताब मिली अचानक या कोई पांडुलिपि? नहीं, इसकी शुरुआत तो काफी अलग ढंग से हुई। अच्छा। अनएक्सपेक्टेड तरीके से। अच्छा। कैसे? बात है 19वीं सदी की। भारत में ब्रिटिश राज था। उस वक्त अंग्रेज सरकार रेलवे लाइनें बिछा रही थी, सड़कें बन रही थी, नहरें खुद रही थी। बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा था। अच्छा, तो कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान कुछ मिला? सही पकड़ा, बिल्कुल। इसी दौरान जो ब्रिटिश इंजीनियर थे या ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, उन्हें भारत में अलग अलग जगहों पर कुछ अजीब सी और काफी विशाल चीजें मिलने लगी। क्या मिला? उन्हें जगह जगह बहुत बड़े पॉलिश किए हुए पत्थर के खंबे मिले, पिलर्स। अच्छा, पत्थर के खंबे। हाँ, बलुआ पत्थर के, सैंडस्टोन के बने हुए। अच्छा। और कमाल की बात ये कि हजारों साल बाद भी वो काफी चिकने और चमकदार थे। अरे वाह! कुछ तो बिल्कुल सही सलामत खड़े थे, कुछ टूट गए थे, कुछ आधे जमीन में धसे हुए थे। हाँ, मैंने भी सुना है कि उस जमाने में जो वहाँ के लोग थे, उनमें इन खंभों को लेकर बड़ी मजेदार कहानियां थीं। हाँ, बिल्कुल थी। कोई कहता था कि ये महाभारत के पांडवों ने बनाए हैं, तो कोई कहता था इनके नीचे खजाना गड़ा है। हाँ, ऐसी कई कहानियां और मान्यताएं थीं। और इसी खजाने की उम्मीद में, या शायद बस क्यूरियोसिटी की वजह से, कुछ ब्रिटिश अधिकारियों ने इनके आसपास खुदाई शुरू करवा दी। उन्हें लगा होगा शायद सोना चांदी मिल जाए। हाँ, शायद यही सोचा होगा। तो क्या मिला उन्हें? सोना, हीरे जवाहरात? नहीं, वैसा कोई खजाना तो हाथ नहीं लगा। अच्छा। लेकिन उन्हें मिला कुछ उससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमयी और शायद ज्यादा कीमती भी। वो क्या था? उन खम्भों पर खुदी हुई लिखावटें। लिखावटें? हाँ, इंस्क्रिप्शंस। एक ऐसी पुरानी लिपि में जिसे उस समय कोई पढ़ ही नहीं सकता था। क्या बात है? कौन सी लिपि थी ये? ये लिपियां थीं ब्राह्मी और खरोष्ठी। और मुश्किल ये थी कि ये लगभग 1500 सालों से भी ज्यादा समय से इस्तेमाल में नहीं थी। पूरी तरह से भुलाई जा चुकी थी। बाप रे, एक अनजान भाषा या लिपि में लिखे संदेश जो सदियों से सबके सामने थे पर कोई पढ़ नहीं पाया। बिल्कुल। और ये खंबे और शिलालेख सिर्फ एक जगह नहीं, पूरे भारत में मिल रहे थे। हाँ, जैसे दिल्ली में इलाहाबाद के पास, बिहार में लौरिया नंदनगढ़, सारनाथ, गुजरात में गिरनार, उड़ीसा में धौली, कितनी सारी जगहें। सही। और कहते हैं कि सब पर एक ही राजा का जिक्र था। हाँ, ये बात और भी हैरान करने वाली थी। लगभग हर शिलालेख पर, हर स्तंभ लेख पर राजा को देवानाम पिय पियदसी राजा कहा गया था। देवानाम पिय पियदसी राजा, इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब है देवताओं के प्रिय राजा पियदसी। अच्छा, देवताओं के प्रिय, पर पियदसी ये नाम तो सुना हुआ नहीं लगता। हाँ, यही तो मुश्किल थी। इतिहास की किसी भी जानी पहचानी किताब में, किसी पुराने रिकॉर्ड में इस नाम के किसी राजा का कोई जिक्र ही नहीं था। कोई उल्लेख नहीं। किसी को पता ही नहीं था कि ये राजा पियदसी आखिर थे कौन। और ये भी तो अजीब था कि इन शिलालेखों में लड़ाइयों या जीतों की बातें नहीं थी। हाँ, ये सबसे अनोखी बात थी। उस जमाने के राजा तो अपनी ताकत और जीत का ही बखान करवाते थे ना। बिल्कुल, लेकिन इनमें तो नैतिक मूल्यों की बातें थी, मॉरल वैल्यूज। जैसे क्या लिखा था? जैसे सच बोलने की अपील थी, जानवरों पर दया करने को कहा गया था, सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता मतलब रिलीजियस टॉलरेंस की बात थी, माता पिता गुरुओं का आदर करने की बातें थी। कमाल है। तो सवाल और भी गहरा गया, आखिर कौन था ये रहस्यमयी राजा जो तलवार की नहीं बल्कि नैतिकता और करुणा की बातें कर रहा था? तो ये पहेली कैसे सुलझी फिर? किसने इस रहस्य से पर्दा उठाया? यहाँ शायद जेम्स प्रिंसेप का नाम आता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। इस गुत्थी को सुलझाने का जो क्रेडिट है वो जाता है जेम्स प्रिंसेप को। कौन थे ये जेम्स प्रिंसेप? वो एक ब्रिटिश स्कॉलर थे, विद्वान थे। कलकत्ता में, जो आज कोलकाता है, वहां एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सचिव थे। अच्छा। और वो भाषाओं और पुरानी लिपियों को पढ़ने में माहिर थे, लिंग्विस्ट थे। हाँ। साथ ही पुराने सिक्कों के भी बड़े जानकार थे, नुमिज्मेटिस्ट भी थे। तो उनके पास ये शिलालेखों की जानकारी कैसे पहुंची, मतलब अलग अलग जगहों से? हाँ, हुआ ये कि जब अलग अलग जगहों पर जो ब्रिटिश इंजीनियर्स और अधिकारी थे, उन्हें ये रहस्यमयी शिलालेख मिले, तो उन्होंने इनकी छाप ली, मतलब कागज पर रगड़कर नकल बनाए। अच्छा, रबिंग्स जिसे कहते हैं। हाँ, रबिंग्स और हाथ से बनाई कॉपीज, ये सब उन्होंने जेम्स प्रिंसेप के पास कलकत्ता भेजी। और प्रिंसेप को इनमें इंटरेस्ट आया? बहुत ज्यादा। हाँ। उन्हें लगा कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कड़ी है। उन्होंने सालों तक बड़े धैर्य से इन अनजान अक्षरों का मिलान किया। किससे? उस समय के पुराने सिक्कों और मोहरों पर जो कुछ अक्षर मिलते थे, जिन्हें वो थोड़ा बहुत पहचानते थे, उनसे। ये तो बहुत बारीकी का काम रहा होगा। हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत और बारीकी का काम था। आप सोचिए, एक ऐसी लिपि को समझना जिसे 1500 साल से किसी ने पढ़ा ही ना हो। और आखिरकार वो कामयाब हुए। हाँ, 1837 में सालों की जबरदस्त कोशिशों के बाद जेम्स प्रिंसेप ने आखिरकार ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक पढ़ लिया, डिसाइफर कर लिया। कमाल है। ये तो इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ रहा होगा। बिल्कुल, एक ऐतिहासिक क्षण था वो। इसने जैसे प्राचीन भारत के लिखित इतिहास के बंद दरवाजे खोल दिए। ऐसा लगा मानो हजारों साल पुराने भारत की आवाज फिर से सुनाई देने लगी हो। अद्भुत। तो जब प्रिंसेप ने उन शिलालेखों का अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया, तो क्या पता चला, क्या लिखा था उनमें आखिर? अनुवाद करने पर पता चला कि ये असल में राजा के आदेश थे या घोषणाएं थीं, रॉयल ऑर्डर्स या प्रोक्लेमेशंस कह सकते हैं। अच्छा, जनता के लिए? हाँ, सीधे आम जनता के लिए लिखवाई गई थी। इनमें राजा लोगों से कह रहे थे कि ईमानदारी से जियो, दूसरों का आदर करो, करुणा रखो, मतलब कंपैशन का भाव रखो। सरकारी अधिकारियों को आदेश थे कि वो इंसानों और जानवरों दोनों की भलाई का ध्यान रखें, सभी धर्मों का सम्मान करें और न्याय सबके लिए बराबर हो। ये बातें तो वाकई किसी बहुत महान और दूर की सोचने वाले शासक की लगती हैं। बिल्कुल। प्रिंसेप ये तो समझ गए कि ये किसी बहुत महान सम्राट के ही शब्द हैं, जिन्होंने अपनी प्रजा की भलाई के लिए ये संदेश लिखवाए थे। लेकिन हाँ, पर एक सवाल अब भी बाकी था। ये देवानान पियदसी आखिर थे कौन? क्योंकि पियदसी नाम, जैसा हमने कहा, इतिहास के किसी ज्ञात राजा को तो था नहीं। तो फिर इनकी असली पहचान कैसे हुई? ये आखिरी कड़ी कैसे जुड़ी? पियदसी कौन थे, ये कैसे पता चला? इसका सुराग बड़ा दिलचस्प है। भारत से कुछ दूर मिला, श्रीलंका के प्राचीन बौद्ध ग्रंथों से। श्रीलंका से? वो कैसे? हाँ, खासकर 2 ग्रंथ हैं, महावंश और दीपवंश। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए। अच्छा, महावंश और दीपवंश, इनमें क्या मिला? इन श्रीलंकाई बौद्ध ग्रंथों में भारत के एक बहुत शक्तिशाली मौर्य सम्राट का जिक्र था। नाम था अशोक। अशोक? हाँ, बताया गया था कि वो पाटलिपुत्र से, यानी आज के पटना से राज करते थे। और सबसे जरूरी बात, इनमें यह भी बताया गया था कि कैसे कलिंग युद्ध की भयानक तबाही देखने के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। हाँ, ये तो सुना है। और फिर उन्होंने इस धर्म और अपने शांति के संदेश को कई देशों में फैलाया था। अच्छा, तो इन ग्रंथों में अशोक का जिक्र तो था,
लेकिन क्या उनमें पियदसी या देवानम पिया का भी जिक्र था? ये लिंकिंग पिन मिला? हाँ, और यही सबसे बड़ी खोज साबित हुई। श्रीलंका के इन्हीं बौद्ध ग्रंथों में सम्राट अशोक के लिए देवानम पिया उपाधि का भी इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, देवानम पिया। हाँ, यानी देवताओं का प्रिय। ये वही उपाधि थी जो भारत भर में मिले उन रहस्यमयी शिलालेखों पर राजा पियदसी के लिए इस्तेमाल हुई थी। अरे वाह, मतलब पहेली सुलझ गई। बिल्कुल, इस एक शब्द ने, इस एक उपाधि ने जैसे पूरी गुत्थी सुलझा दी। तो देवानम पिया पियदसी राजा कोई और नहीं बल्कि मौर्य वंश के वही महान सम्राट अशोक ही थे। एग्जैक्टली, वो शिलालेख, वो पत्थर पर खुदे संदेश, वो अशोक के अपने शब्द थे जो उन्होंने लगभग 2300 साल पहले अपनी प्रजा के लिए लिखवाए थे। ये तो मतलब एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। हाँ, ये खोज एक धमाके की तरह थी। एक सम्राट जो लगभग पूरी तरह भुला दिया गया था, वो अचानक इतिहास के पन्नों पर फिर से जिंदा हो उठा। और सिर्फ एक राजा के तौर पर नहीं। हाँ, बल्कि एक ऐसे शासक के रूप में जिसने युद्ध छोड़कर शांति, नैतिकता और करुणा का रास्ता चुना था। इस पहचान के पक्का होने के बाद तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविद, उन्होंने और भी सिस्टमैटिक तरीके से खोजबीन शुरू कर दी होगी ना? हाँ बिल्कुल, इसके बाद तो जैसे एक नई लहर सी आ गई। अशोक की पहचान पक्की हो गई तो पुरातत्वविदों ने और ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से अशोक से जुड़े स्मारक, शिलालेख, इनकी खोज और इनका अध्ययन शुरू किया। और क्या क्या मिला फिर? उन्हें चट्टानों पर खुदे अशोक के कई और फरमान मिले जिन्हें रॉक एडिक्ट्स भी कहते हैं। कहाँ मिले ये? गुजरात की गिरनार में मिले, उत्तराखंड के कालसी में, उड़ीसा के धौली में और आज के पाकिस्तान में मानसेहरा जैसी कई जगहों पर। और वो स्तंभों वाले फरमान भी तो थे, पिलर एडिक्ट्स। हाँ बिल्कुल, वैसे ही स्तंभों पर लिखे फरमान मिले जिन्हें पिलर एडिक्ट्स कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश में सारनाथ, मध्य प्रदेश में सांची, बिहार में लौरिया नंदनगढ़, दिल्ली, अच्छा, और यहाँ तक कि नेपाल के लुम्बिनी में भी मिले, जो भगवान बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है। और सारनाथ का वो मशहूर सिंह स्तंभ जिसके बारे में हम सबने स्कूल में पढ़ा है, लायन कैपिटल। सही कहा, सारनाथ में मिला अशोक का वो अद्भुत सिंह स्तंभ शीर्ष जिसे लायन कैपिटल ऑफ अशोका कहते हैं, वो भी इसी खोज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें 4 शेर हैं, पीठ सटाई चारों दिशाओं में देख रहे हैं। हाँ। ये अशोक की शक्ति, उनके साहस और साथ ही उनके शांति और धम्म के यूनिवर्सल मैसेज का प्रतीक माना जाता है। उसकी बनावट, उसकी पॉलिश आज भी देखने वालों को हैरान कर देती है। और सबसे गर्व की बात तो ये है कि यही लायन कैपिटल आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है, हमारा नेशनल एम्ब्लेम। बिल्कुल। और अशोक स्तंभ के नीचे जो चक्र बना है, अशोक चक्र, वो हमारे तिरंगे झंडे के बीच में है। ये जानना कितना अद्भुत है ना, कि हमारी राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक सीधे सम्राट अशोक से जुड़े हैं। हाँ, वास्तव में ये एक बहुत गहरा और महत्वपूर्ण जुड़ाव है। ये दिखाता है कि अशोक के जो आदर्श थे, सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता, न्याय, वो आज भी स्वतंत्र भारत के लिए कितने मायने रखते हैं। अशोक की कहानी और उनके संदेशों की गूंज तो फिर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही होगी, दुनिया भर में फैली होगी। बिल्कुल नहीं, अशोक की ये जो अनोखी कहानी है और उनके धम्म के संदेश हैं, इसने पूरी दुनिया के इतिहासकारों, दार्शनिकों और यहाँ तक कि आम लोगों को भी बहुत प्रभावित किया। अच्छा। लोग ये देखकर हैरान थे कि इतने पुराने जमाने में, मतलब लगभग 2300 साल पहले, एक इतना शक्तिशाली सम्राट युद्ध और जीत से ज्यादा महत्व नैतिक शासन यानी मॉरल गवर्नेंस और करुणा, कंपैशन को दे रहा था। ये उस जमाने के हिसाब से तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी विचार था, और शायद आज भी है। हाँ, कह सकते हैं। और उन्होंने तो बौद्ध धर्म और अपने शांति के संदेश को फैलाने के लिए अपने दूत भी भेजे थे दूर दूर तक, जैसा श्रीलंका वाले ग्रंथों में भी लिखा था। हाँ बिल्कुल, उन्होंने श्रीलंका, नेपाल, मध्य एशिया जैसे आज का अफगानिस्तान तो दूत भेजे ही। बल्कि ऐतिहासिक सोर्सेस से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम में सीरिया, मिस्र, ग्रीस जैसे दूर दराज के राज्यों तक भी अपने शांति और धम्म के दूत भेजे थे। सच में? ग्रीस तक। हाँ, उनके शिलालेख आज भी इस बात के जिंदा सबूत है कि कैसे 2 सहस्राब्दी से भी पहले एक इतनी बड़े साम्राज्य का शासक अपनी प्रजा और पूरी दुनिया से नैतिकता, मानवता और दया की बातें कर रहा था। और ये ऐसी वैल्यूज हैं जो आज भी 21वीं सदी में भी उतनी ही जरूरी हैं, उतनी ही रेलेवेंट है। बिल्कुल सही। तो ये कितनी असाधारण यात्रा रही है। आप सोचिए, 19th सेंचुरी से पहले
अशोक का नाम ज्यादातर लोगों के लिए अनजान था, या बस कुछ पुरानी बौद्ध कथाओं में एक धुंधले से राजा की तरह मौजूद थे वो? सही कहा। उनका जो वास्तविक ऐतिहासिक अस्तित्व था वो लगभग खो चुका था। लेकिन फिर ब्रिटिश इंजीनियरों की वो अनजाने में की गई खोजें, खजाने की तलाश में मिले वो स्तंभ, हाँ, और फिर जेम्स प्रिंसेप जैसे विद्वानों की वो दिमागी कसरत, उनकी लगन, इन सब ने मिलकर उन्हें इतिहास में फिर से स्थापित कर दिया। एक जीते जागते ऐतिहासिक सम्राट के रूप में। हाँ, और ऐसे सम्राट के रूप में जिनकी जिंदगी में कलिंग युद्ध के बाद एक बहुत गहरा नैतिक और आध्यात्मिक बदलाव आया था। और आज सम्राट अशोक का नाम सिर्फ एक प्राचीन राजा का नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत की महान आध्यात्मिक और नैतिक विरासत, हमारी स्पिरिचुअल एंड मॉरल हेरिटेज का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया है। सही। उनके प्रतीक वो सिंह स्तंभ और अशोक चक्र कितने गर्व से हमारे देश में न्याय, सत्य और शांति के आदर्शों को दर्शाते हैं। उनकी कहानी हमें बार बार याद दिलाती है कि असली शासन सिर्फ ताकत और कंट्रोल का नाम नहीं है, बल्कि प्रजा के प्रति जिम्मेदारी, सेवा और करुणा का भी नाम है। तो सम्राट अशोक की ये जो फिर से खोज हुई, ये सिर्फ पुरानी लिपियां पढ़ने या जमीन खोदने की कहानी भर नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है संयोग की, इंसानी जिज्ञासा की, ज्ञान की प्यास की, और उस अद्भुत दिमागी क्षमता की जिसने इतिहास के एक लगभग खोए हुए सुनहरे अध्याय को फिर से हमारे लिए रोशन कर दिया। हाँ, और एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि वो जो खजाने की शुरुआती खोज थी ना, हाँ, उसने अनजाने में उससे कहीं ज्यादा बड़ा और कीमती खजाना दुनिया के सामने ला दिया। वो क्या? एक महान राजा का भूला हुआ ज्ञान, उनका भूला हुआ दर्शन, जिसने दुनिया को सिखाया कि असली ताकत और असली जीत दूसरों को हराने में नहीं है, बल्कि खुद के मन को जीतने में है, करुणा में है, शांति में है। बहुत खूब कहा। उन सभी गुमनाम खोजकर्ताओं, इंजीनियरों और खासकर जेम्स प्रिंसेप जैसे विद्वानों का वाकई शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल, जिनकी मेहनत और लगन की वजह से भारतीय इतिहास का ये इतना महत्वपूर्ण अध्याय फिर से हमारे सामने आ सका। और सम्राट अशोक, जिन्होंने युद्ध की जगह धम्म से शासन करने का रास्ता चुना, वो पूरी दुनिया के लिए शांति और मानवीय मूल्यों के एक अमर प्रतीक बन गए। अशोक का एक बहुत प्रसिद्ध कथन है जिसे अक्सर याद किया जाता है। कुछ लोग कहते हैं वो था, सच्ची विजय वो है जो धम्म से प्राप्त की जाए। हाँ, और कुछ कहते हैं कि उनका कथन था, वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त करता है वही सबसे बड़ा विजेता है। वाह! ये विचार आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जीवन में असली जीत का मतलब आखिर है क्या। चलिए, इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। और अब एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए। हाँ, जरूर। आपको सम्राट अशोक की कहानी का कौन सा पहलू सबसे ज्यादा प्रभावित करता है या प्रेरित करता है? क्या वो कलिंग युद्ध के बाद उनका बदलना था, या उनके वो शांति और नैतिकता वाले शिलालेख, या फिर स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों से उनका जुड़ाव? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें, हमें इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये चर्चा पसंद आई है। उम्मीद तो यही है। आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियों के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।